गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का एक चैप्टर आप 12th में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो इसका एक डिफिनीशन है कि पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who are agreed to share the profit of a legal business and the business is carried on by all or any of them acting for all। तो यानी पार्टनरशिप क्या हुआ भाई? तो पार्टनरशिप कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्तियों के बीच ऑपरेट किया जाने वाला, संचालित किया जाने वाला एक व्यवसायिक संगठन है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो 2। कोई आदमी खुद अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता। और मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? तो 50। तो यानी कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति पर्सन मिलकर किसी लीगल बिजनेस को ऑपरेट करने का डिसीजन लेते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो ऐसे व्यवसायिक संगठन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब इसमें एक लास्ट लाइन और है कि द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर, अगर किसी बिजनेस में 50 पार्टनर हैं तो 50 के 50 बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि सारे लोग किसी एक को ही ऑथराइज्ड कर देते हैं और वह या किसी 2 को ऑथराइज्ड करते हैं, तो वह दोनों पूरे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको सभी 50 के बीच बांटेंगे। लेकिन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले पार्टनर को किसी खास मुद्दे पे उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि यह डिसीजन इन्होंने लिया इसलिए इसकी जवाबदेही इनकी है। यानी कि जो भी पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वह सिर्फ अपनी ओर से नहीं बल्कि सारे लोगों की ओर से बिजनेस को ऑपरेट करता है। तो यह एक बिजनेस की बात हुई। अब हम लोग को मूल रूप से यहाँ पे जानना है कि पार्टनरशिप डिजॉल्व क्यों होता है। तो डिजॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 तरह से हमारा पार्टनरशिप डिजॉल्व होता है। एक को हम बोलते हैं वॉलेंट्री डिजॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का ऐच्छिक समापन। इसमें भी 2 बातें होती हैं। ऐच्छिक समापन होने की 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो हुआ कि म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर, यानी सारे पार्टनर के बीच यह सहमति बन गई कि भाई इस व्यापार से हम लोग या इस बिजनेस से हम लोग या इस तरह के व्यावसायिक संगठन से हम लोग अलग हो जाएं, हम लोग को बहुत लाभ नहीं हुआ, या जो सोचकर उन लोगों ने साझेदारी में व्यापार ऑपरेट करने का निर्णय लिया था वह फुलफिल नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग अलग हो जाएं। तो सब लोग की सहमति से साझेदारी समाप्त की जा सकती है। दूसरा होता है वॉलेंट्री डिसोल्यूशन में ही म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। अब मान लिया जाए कि 20 पार्टनर हैं, कोई 2 पार्टनर किसी खास मुद्दे पे आपस में विवाद कर लेते हैं, झगड़ा हो जाता है और उनके बीच कोई इस तरह का कंडीशन होता है कि पार्टनरशिप में वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो ओरिजिनल पार्टनरशिप से जब कोई पार्टनर अलग होता है या किसी खास बात को लेकर उनके बीच का जो एग्रीमेंट वह टूट जाता है तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यह दोनों ही डिसोल्यूशन, चाहे म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो या म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट के कारण हो, इसको हम वॉलेंट्री डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रखते हैं। दूसरा जो होता है, जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोवाइडेड है कि पार्टनरशिप किन किन कंडीशंस में डिसॉल्व हो जाएगा, तो दूसरा जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, जैसे कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा।
कोई एक पार्टनर ल्यूनेटिक हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगा। किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म किसी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए तो भी पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगा। अगर सारे साझेदारों ने अपने बिजनेस को किसी दूसरे पार्टी को हैंड ओवर कर दिया, सेल कर दिया, यानी सेल ऑफ बिजनेस हो गया, तो भी पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगा। या पार्टनरशिप को हम लोग बड़े फॉर्मेट में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं तो भी यहाँ पर पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगा। तो यह दो तरह से डिजोल्यूशन होगा। एक को बोला जाएगा वॉलेंट्री डिजोल्यूशन, जिसमें पार्टनर के एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट कारण बनता है, और दूसरा कंपलसरी डिजोल्यूशन, जिसमें पार्टनर के इंसॉल्वेंसी का कारण, उसके ल्यूनेटिक होने के कारण, उसके अनसाउंड माइंड का होने के कारण, या किसी पार्टनर के डेथ होने के कारण, या इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व होने के कारण, या फिर पूरे बिजनेस को किसी दूसरे फर्म को या दूसरी कंपनी को बेच देने के कारण, या फिर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कारण पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाता है। तो पार्टनरशिप चाहे जिस कारण से भी डिजॉल्व हो रहा हो, हम लोग को बेसिकली क्या क्या इसमें काम करना है यह जानना है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला अकाउंट बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कैश एंड बैंक अकाउंट। यह तो सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करने होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। यह क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, लेकिन बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक सारे क्वेश्चंस में बनाने होते हैं। तो अब हम लोग को देखना क्या कि क्वेश्चन के रूप में रहेगा। जब सोचो कि पार्टनरशिप डिजॉल्व हो रहा है, तो डिजॉल्व हो रहा है तो मतलब क्या हुआ कि दुकान का शटर ऑफ कर दिए, बंद किए, ताला मार के अपने अपने घर आ गए तो पार्टनरशिप खत्म हो गया, डिजॉल्व हो गया? ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप डिजॉल्व होने का मतलब है कि अब हम लोग साथ साथ में बिजनेस ऑपरेट नहीं करेंगे। तो जब तक हम लोग साथ में थे तो हमारे बिजनेस में कुछ असेट्स एक्वायर होंगे, हमारे ऊपर कोई लायबिलिटीज़ का ऑब्लिगेशन होगा, हम मार्केट से उधार सामान लाए होंगे, हम बैंक से उधार लोन ले सकते हैं, या हम अपने और कुछ लोगों से क्रेडिट पे कुछ काम कर चुके हुए होंगे, तो हमारा कुछ न कुछ ऑब्लिगेशन बनेगा। दूसरी तरफ जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ असेट्स भी एक्वायर किए गए होंगे। कम से कम हमारे पास हो सकता है फर्नीचर हो, फिक्सचर हो, हमने कुछ क्रेडिट सेल किया हो यानी डेटर हो सकता है हमारे पास कुछ बिल्स रिसीवेबल हो, बैंक में कुछ पैसा हो, कुछ काउंटर में यानी कैश इन हैंड हो, और अगर कुछ बड़ा बिजनेस है तो हो सकता है लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, वगैरह वगैरह। तो जब हम फर्म को डिजॉल्व करते हैं, हम अपने पार्टनरशिप को डिजॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा भाई? तो सबसे पहले हमको जो हमारी लायबिलिटीज़ है, यानी जिनसे हमने कर्ज ले रखा है या जिनके हमने लोन ले रखा है, उनका पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए अब कोई एक पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होगा, कंबाइंड रूप से सारे पार्टनर्स की लायबिलिटीज बनती है। तो सबसे पहला जो फर्म का जो एसेट है उसका यूज किया जाएगा। फर्म के पास जो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, इन सब को बेचकर इनसे पैसे की वसूली की जाएगी, और इस वसूली के प्राप्त रकम से फर्म के लायबिलिटीज़ का पहले पेमेंट किया जाएगा। तो इसी काम के लिए हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के पहले जो हमको ध्यान में क्या देना है कि हमारे पास क्वेश्चन के रूप में रहेगा बैलेंस शीट। क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ रहेगा फर्म का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो हिस्सा रहेगा, कैपिटल एंड लायबिलिटीज भाग और असेट्स एंड प्रॉपर्टीज भाग। कैपिटल एंड लायबिलिटीज भाग में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वह किस रूप में होगा? तो वह या तो पार्टनर्स का कैपिटल होगा, पार्टनर्स का लोन होगा, जो थर्ड पार्टी का लोन है जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, यह हो सकता है। कुछ फर्म के पास रिजर्व फंड के रूप में पैसा हो सकता है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में हो सकता है। तो ये सारे चीज़ हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में रहेंगे। और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान में रखना है।
बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा, जबकि बैलेंस शीट के एसेट भाग में जो भी रहेगा जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग को जब पार्टनरशिप डिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे खाते, अब उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस ही नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा। तो जब ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो उन खातों को हम क्लोज कर देना चाहते हैं, और इसी क्लोज करने के लिए हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो जिस खाते का डेबिट बैलेंस होता है उसको क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जस्ट अपोजिट उसके साथ हम लोग को ट्रीटमेंट देना होगा। यानी जिनका डेबिट बैलेंस होता है, जर्नल में यदि उनको क्रेडिट कर दिया जाए, डेबिट बैलेंस वाले को क्रेडिट कर दिया जाए तो वह क्लोज हो जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस वाले को अगर डेबिट कर दिया जाए तो वे भी क्लोज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अब रियलाइजेशन अकाउंट में पहला हमारा रूल, अब 8 स्टेप्स आपको लेने हैं, 8 स्टेप्स लेना है और रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला स्टेप मेरा क्या है भाई, कि ऑल एसेट्स कैश और बैंक को छोड़कर, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक को छोड़कर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ऑल एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जर्नल क्या बन रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट, यानी सारे एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, टू कर रहे हैं। जैसे हो गया मान लो लैंड बिल्डिंग है तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, टू डेटर, टू XYZ जो भी एसेट्स है। लेकिन वहाँ ध्यान रखना है कि कैश और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कैश और बैंक को इसलिए ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कि आगे जब हम लोग अभी बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो बहुत सारा पैसा हम लोग को कहीं से बेच कर आएगा, संपत्ति को बेच कर आएगा, कुछ को देना होगा, कुछ को लेना होगा, तो इन सब का हम लोग लेन देन करेंगे, इसलिए इस सबको कैश और बैंक में ही ट्रीट किया जाएगा। तो इसलिए कैश और बैंक को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो कैश और बैंक को छोड़कर फर्म की जो भी संपत्तियां हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के DR भाग में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि फर्म के सारे लायबिलिटीज को पार्टनर्स लोन को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट के CR भाग में ट्रांसफ़र करना है। अब लायबिलिटीज़ का CR बैलेंस होता है और उसको हमको CR भाग में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब CR भाग में डालने के लिए जर्नल में उसको हम डेबिट करेंगे, यानी हमको करना होगा लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, तब न रियलाइजेशन बनाएंगे तो पोस्टिंग करेंगे बाई ऑल लायबिलिटीज। तो हम लोग अभी तुरंत देखें कि डेबिट बैलेंस वाले को क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट वाले को डेबिट कर देंगे, तो इनका खाता क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो जिनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो क्लोज हो जा रहे हैं। अब उन खातों में कोई ट्रांजैक्शन करने की बात नहीं है। तो जिन जिन खातों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना है उन सारे खातों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सारे एसेट्स को डेबिट साइड में और सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में। एसेट्स को ट्रांसफ़र करते समय ध्यान में रखना है कि कैश या बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जबकि लायबिलिटीज को ट्रांसफ़र करते समय ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स लोन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब आइए इन एसेट्स को जिनको हमने ट्रांसफ़र किया इनको बेचने से कुछ पैसा मिलेगा, इनको बेच देना है। तो अगर इनको हम बेचते हैं और जो पैसा मिलता हुआ कैश के रूप में मिलता है तो हमको 3rd स्टेप में लिख देना है बाई कैश या बाई बैंक। अब कैश यूज करेंगे क्या बैंक यूज करेंगे यह निर्भर करता है कि हमारे क्वेश्चन के बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। अगर कैश दिया हुआ है केवल तो हम लोग हर जगह कैश यूज करेंगे, केवल बैंक दिया हुआ है तो हर जगह बैंक यूज करेंगे, और कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है तो दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, और जो एक जगह यूज करेंगे वही हर जगह करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ कैश कर दिए वहाँ बैंक कर दिए फिर कैश कर दिए फिर बैंक कर दिए, ऐसा नहीं करना। अगर कैश यूज कर रहे हैं तो हर जगह कैश, और बैंक यूज कर रहे हैं तो हर जगह बैंक। तो हम इन सारे एसेट्स को बेचेंगे। अगर सारे के सारे एसेट्स नगद बेचे गए, पैसा ले कर दिए गए, तो उन सब का टोटल कर लेंगे कि लैंड 2 लाख में बिका, फर्नीचर 1 लाख में बिका, बिल्डिंग 5 लाख में बिका, तो सब का टोटल कर लिए कि सारे एसेट्स को बेचने से 15 लाख मिला, तो हम कर देंगे बाई कैश अकाउंट 15 लाख।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे एसेट्स कैश के रूप में नहीं बिके। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारे पार्टनर ही रेडी हो जाते हैं कि हम खुद ले लेंगे। जैसे मान लो कि फर्नीचर है, कोई पार्टनर रेडी हो गया कि भाई फर्म का फर्नीचर जो आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा उतना में हम ले ले रहे हैं, 50,000 रुपये रेडी हो गया कि लेने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे कैश सेल नहीं बोलेंगे। तो अगर कोई पार्टनर कोई फर्म के एसेट्स को ले रहा है तो उसको हम डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है तो हम लोग डालेंगे करेंट अकाउंट में, और अगर क्वेश्चन में कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यह कब यूज करेंगे? इफ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म के किसी लायबिलिटीज को फर्म के किसी एसेट्स को टेक ओवर करता है तो वह कैश या बैंक में न जाकर उस पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसा उसका कंडीशन होता हो। यानी कि अगर कैपिटल फिक्स है तो करेंट अकाउंट में, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। यह हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था? रिलायंस के डेबिट में सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र किया था एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। 2 में क्या किया था? रिलायंस के सीआर में सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफ़र किया था एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। नंबर 3 में क्या किए थे? इन एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिला था उसके लिए एक एंट्री की गई थी बाय कैश या बाय बैंक। और इनमें से कुछ एसेट्स अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो वह उनके नाम पे चला गया बाय पार्टनर्स करेंट या कैपिटल। 4 स्टेप हुआ। अब मेरे पास एसेट्स को बेचकर पैसा मिल चुका है। अब इस पैसे का यूज़ क्या करना है? सबसे पहले तो अपने लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देना है। तो हम इन लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए स्टेप नंबर 5, अगर हम उन लायबिलिटीज़ का पेमेंट नगद पैसा देकर कर रहे हैं तो हम करेंगे टू कैश या बैंक। किस लिए करेंगे भाई? फॉर कैश पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का नगद भुगतान अगर किया जा रहा है तो उसके लिए हमको करना है टू कैश या बैंक। और जिस तरह से कोई एसेट्स को हमारा पार्टनर ले लिया था तो हो सकता है किसी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए भी पार्टनर रेडी हो जाए कि भाई हम इस पर्टिकुलर बैंक लोन का हम पेमेंट कर देंगे, या मार्केट का कोई क्रेडिटर है इसका हम पेमेंट कर देंगे, या कोई बिल्स पेबल है इसका हम पेमेंट कर देंगे। यानी कि पार्टनर जो है फर्म के लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए अगर रेडी हो जाए तो उसका हम जिक्र कहाँ करेंगे? पार्टनर्स करेंट या कैपिटल में। जिस तरह से एसेट्स लिया था तो करेंट या कैपिटल में डाले थे, उसी तरह से लायबिलिटीज भी अगर टेक ओवर करता है तो इफ लायबिलिटीज मेट बाय पार्टनर तो होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यह स्टेप नंबर 6 हुआ। अब इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में कुछ खर्चे होते हैं। उस खर्चे को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी पेमेंट किया जाता है, और पेमेंट ठीक उसी तरह से किया जाता है जैसे लायबिलिटीज़ का पेमेंट होता है। जैसे अगर उसका नगद पेमेंट हो रहा है तो टू कैश या बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देना है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इसका पेमेंट करने के लिए भी अगर कोई पार्टनर रेडी हो गया तो हम डाल देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट के नाम पर इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेट बाय पार्टनर। तो स्टेप नंबर 8 हो गया। ये 8 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या किए? सारे एसेट्स को रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफ़र कर दिए एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। स्टेप नंबर 2 में क्या किए? सारे लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफ़र कर दिए एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। स्टेप नंबर 3 में क्या किए? एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिला उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर भाग में किए बाय कैश या बैंक। स्टेप नंबर 4 में क्या किए? कोई एसेट्स को अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया तो उसके नाम पे हमने डाल दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। स्टेप नंबर 5 में हम क्या किए? तो अब हमारे पास चूँकि हमारा एसेट्स बिक चुका है, उससे हमको पैसा मिल चुका है, तो हम अपने लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। और लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या किए? रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर भाग में स्टेप नंबर 5 में आ गया टू कैश या टू बैंक। अब किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए मेरा अगर पार्टनर रेडी हो गया तो उस पार्टनर के नाम पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे उस पर्टिकुलर लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने का काम, और उसके लिए हम लोग पोस्टिंग करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट।
सॉरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्म की इन सारी कार्रवाइयों को पूरा करने में जो खर्च हुआ उसका नाम देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और इसका भी पेमेंट करना होगा। तो इसका पेमेंट करने के लिए हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में डालेंगे। अगर कैश पेमेंट किया जा रहा है, नगद भुगतान किया जा रहा है तो टू कैश या बैंक, और इसके पेमेंट के लिए भी अगर कोई पार्टनर रेडी हो गया कि हम इसका पेमेंट करेंगे तो फिर उस पर्टिकुलर पार्टनर के नाम पे उसके कैपिटल या करंट में इसको शो किया जाएगा। इतना करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अगर इसका क्रेडिट भाग बड़ा हो गया तो जो डिफरेंस आएगा डेबिट में उसको हम प्रॉफिट मानेंगे और इसको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे सारे पार्टनर्स के बीच इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो मेंशन नहीं किया गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो सबके बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर डेबिट साइड बड़ा हो गया तो जो डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा उसको हम लोग लॉस मानेंगे और इसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यह मेरा बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो यह मेरा पहले से चूंकि रियलाइजेशन अकाउंट नहीं होता है, यह हम लोग पार्टनरशिप डिजॉल्व होने के बाद बनाते हैं, इसलिए इसका कोई बैलेंस नहीं होता है और इसका कोई बैलेंस निकालना भी नहीं है। जो भी बैलेंस होगा वह पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट मेरा क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल, कैश, बैंक वगैरह वगैरह बनाना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल चूँकि हमारा बैलेंस शीट जो क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है उसमें से उन चीज़ों को जिनका कोई बैलेंस पहले से है और जिनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, अगर उनका हम लेजर बनाने चले तो उनका पहले बैलेंस लिखा जाता है। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पहले कैपिटल अकाउंट का हम बैलेंस लिख देंगे। पार्टनर्स अगर 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, और तीनों का कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में कैपिटल एंड लायबिलिटीज भाग दिया हुआ है, तो इसका मतलब तीनों का क्रेडिट बैलेंस है तो उनका कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी लिखाएगा। 2 का अगर बैलेंस इस भाग में है यानी कि लायबिलिटीज भाग में, और एक का मान लो बी का दिया हुआ है एसेट्स की और बी इज कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब हुआ कि बी ने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था बिजनेस में उससे कहीं ज़्यादा ले गया है, इसको बोलते हैं ओवरड्रॉन बाय बी। तो इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो फिर बी के पर्टिकुलर अकाउंट में 2 बैलेंस बीडी लिखा जाएगा और ए और सी में बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट यूज किया गया है अगर कहीं कहीं नाम है तो जो कंसर्न है डेबिट वाले को क्रेडिट साइड में और क्रेडिट वाले को कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और कैपिटल अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो वहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वह कैश या बैंक लिख के उसको क्लोज कर देना है। अब इसके बाद लास्ट में बनेगा कैश या बैंक अकाउंट, तो फिर इसका भी बैलेंस हमको पहले से बैलेंस शीट में देख लेना है। बैलेंस शीट के एसेट भाग में दिया रहेगा तो 2 बैलेंस बीडी लिख देंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस हो गया, तो सॉरी क्रेडिट बैलेंस हो गया तो बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। अगर एसेट्स भाग में है कैश या बैंक तो डेबिट बैलेंस हुआ तो 2 बैलेंस बीडी, और इस तरफ कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में लिखा रहता है तो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा। और फिर यहाँ जहाँ जहाँ कैश है, जैसे यहाँ डेबिट में कैश है तो उस बैंक या कैश के क्रेडिट भाग में चला जाएगा, यहाँ क्रेडिट में है तो डेबिट भाग में आ जाएगा। इस तरह से कैपिटल के डेबिट से क्रेडिट में चला जाएगा और क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। और इसको हम टोटल करेंगे तो कैश या बैंक अकाउंट को ऑटोमेटिक दोनों तरफ टैली हो जाना चाहिए। तो यह ब्रीफ में यही काम करना है। अगर दोनों तरफ कैश अकाउंट का टैली हो जाता है इक्वली तो मान के चलेंगे कि मेरा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। लेकिन कभी कभी गलत में भी टैली कर जाता है, तो ये एकदम 100% गारंटेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर कैश या बैंक टैली कर गया तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, सही सॉल्व है। तो अब बेसिक आपको बताया गया कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में हमको करना क्या है, कौन कौन से खाते बनाने हैं और उसका मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई ख़ास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।